नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, जैसा कि हम यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पहला पेपर जो लिया है जून 2023 का लिया है, जिसमें हम 50 प्रश्न कर चुके थे और 51 से हम शुरुआत करेंगे। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्रश्न के साथ आपको काफ़ी अच्छे से डिटेल से बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो आप भी अपना चेक करिए कि आपके कितने प्रश्न सही बन रहे हैं। तो ज़्यादा समय न लेते चलते हैं प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न, साधारणीकरण ना तो आश्रय का होता है ना ही आलंबन का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। तो साधारणीकरण के संबंध में यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? नंद दुलारी वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या अज्ञे? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। नगेंद्र ने बोला है जो साधारणीकरण है वो ना तो आश्रय का है और ना ही आलंबन का, वो किसका है? कवि की अनुभूति का। तो यहाँ पे याद रखो, रामचंद्र शुक्ल ने जो बोला था वो जो साधारणीकरण के संबंध में उन्होंने क्या बोला है कि साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है। किसका होता है? धर्म का होता है, रामचंद्र शुक्ल ने बोला है। वहीं पे अगर नंद दुलारी वाजपेयी की बात करें तो नंद दुलारी वाजपेयी जी कहते हैं जो साधारणीकरण है ना, वो कवि तथा सौ हृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण माना है। कवि और उसके सौ हृदय के बीच भावना के तादात्म्य को ही साधारणीकरण बोला है नंद दुलारी वाजपेयी ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है 52वीं। प्रश्न 52 को पढ़ते हैं जरा सा। तो 52वें प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। चीफ की दावत, प्रश्न संख्या 52वीं आ रही है। चीफ की दावत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए बोल रहा है व्यक्ति को वस्तु के रूप में देखने वाली मानसिकता का प्रतिकार करती है, बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त होता है, मध्य वर्गीय शहरी मानसिकता के खोखलेपन को उजागर करती है, माता के प्रति प्रेम और सम्मान भाव को प्रकट करती है, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों की संस्कृति का प्रभावी चित्रण करती है। तो इसमें हमें सही का विकल्प चयन करना है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी, ए, सी और ई। मतलब देखो, ए, सी और ई। तो हमें पता है कि माँ के प्रति प्रेम तो उसमें था ही नहीं, सम्मान भी था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। बॉस के प्रति हार्दिक सम्मान था ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है वो तो लालच था प्रमोशन के लिए। आपने अगर पढ़ी हो चीफ की दावत तो आपको पता होगा, है ना। चीफ की दावत भीष्म साहनी की कहानी थी। ये कब की है? ये 1956 की थी, ठीक है, 1956। और इसमें माता के प्रति प्रेम भी नहीं है, स्वार्थ होता है। जब उनको पता लगता है कि जो माँ के हाथ की बनी हुई पोशाक है ना, वो हमारे जो बॉस है उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुकी है, तो उसके प्रति स्वार्थ वाली भावना भी आ जाती है। आपने देखा ही होगा, है ना। सामनाथ है इसमें पात्र। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 53वां प्रश्न आ रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। लेखक और पुस्तक, किशोरीदास वाजपेयी, अंबिका प्रसाद वाजपेयी, ठाकुर रामचरण सिंह, विश्वेश्वर दत्त शर्मा। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे आप, किशोरीदास वाजपेयी ने क्या लिखी है? हिंदी शब्द अनुशासन, ठीक है। अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने जो पुस्तक लिखी है हिंदी कौमुदी लिखी है, ठीक है। ठाकुर रामचरण सिंह की अगर हम पुस्तक देखते हैं तो इनने लिखी है भाषा प्रभाकर, सी का प्रथम देखो इन दो में बना हुआ है। और विश्वेश्वर दत्त शर्मा का है भाषा तत्व प्रकाश। तो थर्ड, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूची को सूची दूसरे से मिलाना है। काव्य चिंतक और समय, ठीक है। जयदेव, विश्वनाथ, धनंजय, हेमचंद्र। तो देखो कितना अच्छा प्रश्न आया हुआ है ये आपका काव्य शास्त्र से। अगर आपको इनका जन्म से संबंधित कुछ भी पता हो तो आप एकदम इसको सही कर सकते हैं। जैसे ही देखो, जयदेव का जो समय था वो 12वीं सदी है, 12वीं सदी जयदेव की थी, ठीक है। 12वीं बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। जयदेव की कितनी होगी? 13वीं सदी होगी। और विश्वनाथ की कितनी थी? 14वीं सदी होगी। धनंजय की कितनी है? 10वीं सदी है। और हेमचंद्र की कितनी है? 12वीं सदी है। तो पहले का देखो चौथा, पहले का चौथा इन दो में बना हुआ है, दूसरे का देखो तीसरे में, दूसरे का तीसरा ये बना है। तो विकल्प क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अब सबसे पहले देखो अभिकथन और कारण। मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। मैला आंचल में उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है। आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। अब इसका सही उत्तर क्या होगा आप सभी को पता चल चुका होगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि ए सत्य है और आर असत्य है। क्योंकि आर असत्य क्यों गया हुआ है, विधा है। औपन्यासिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा है, नहीं था इसमें, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या रही 56। शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आह्वान कामायनी के किस सर्ग में मिलता है। शक्तिशाली हो विजयी बनो, यह आवाहन कामायनी के सर्ग में, श्रद्धा में, लज्जा में, ईड़ा में या आशा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ये बहुत बोली गई है श्रद्धा में। ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रद्धा में ये बात बोली गई है। आप सभी को पता होगा कि जो तीसरा सर्ग है श्रद्धा में, उसमें ही ये बात बोली गई है। और अगर मैं आपसे बात करूं कि जो कामायनी है ना, कामायनी में 15 सर्ग थे। कितने सर्ग थे, 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। चिंता की आशा से श्रद्धा काम वासना को लज्जित किया, कर्म ईर्ष्या ईड़न है, स्वप्न में संघर्ष किया, निद्रा। ये इसकी ट्रिक बनती है, कभी मेरी वीडियो देखना तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कैसे बोल रहा हूँ। अब याद रखना, शांति प्रिय द्विवेदी जी ने याद रखना कामायनी को छायावाद का उपनिषद भी कहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 57वां प्रश्न आ रहा है आपका, सांध्य गीत में संकलित महादेवी वर्मा की कविताएं नहीं है। मैं बीन भी हूं तुम्हारी रागनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, मधुर मेरे दीपक जल, निश्वासों का नीड़। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। सांध्य गीत में नहीं है बोल रहा है। तो इसमें देखो, मैं बीन भी हूं तुम्हारी रागनी, ये भी नहीं है। फिर विकल है प्राण मेरे, ये भी नहीं है। और निश्वासों का नीड़, ये भी नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि मैं बीन भी हूं तुम्हारी रागनी भी हूं, ये नीरजा में है। किसमें है, ये नीरजा के अंतर्गत शामिल है। फिर है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, नीरजा में संकलित है। किसमें संकलित है, नीरजा में संकलित है। मैंने गलत कर दिया, एक मिनट। ए, डी और ई, ये आपका नीरजा में था, ये भी आपका नीरजा में है। निश्वासों का नीड़ जो है आपका निहार में है। किसमें है, निहार में ये संकलित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 58वां प्रश्न आ रहा है, हिंदुई को किसने हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा है। गिरियर्सन, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, गारसादा तासी। तो गारसादा तासी ने हिंदुई को हिंदुस्तान की रोमांस की भाषा कहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या आ रही है आपकी 59वां। त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु। त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। त्रासदी ना तो कार्य व्यापार का वर्णन है और न ही प्रस्तुति है। त्रासदी के 4 अनिवार्य अंग हैं, कथानक, चरित्र, पदावली और गीत है। करुणा के द्वारा मनोविकार का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। इस प्रश्न में देखो ऑप्शन बी आपका सही है, ए, बी और ई, ए, बी और ई। अब देखो, त्रासदी के संबंध में अरस्तु के काव्य चिंतन के प्रमुख बिंदु क्या थे कि त्रासदी कार्य गंभीर, स्वतः पूर्ण और निश्चित आयाम से युक्त होता है। त्रासदी कार्य की अनुकृति है। साथ ही साथ करुणा के द्वारा मनोविकार का उचित विरेचन त्रासदी का कार्य होता है। ऑप्शन डी इसका सही है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
60वां प्रश्न आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्शों और मान्यताओं की फलश्रुति थी। मैथिली शरण गुप्त का जन्म बांदा में हुआ। मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई। मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बंधा हुआ था। नीचे दिए गए विकल्पों में उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए, मतलब सबसे उपयुक्त जो सबसे सही हो। तो इस प्रश्न में सबसे पहले देखेंगे आप जो मैथिली शरण गुप्त की कविता महावीर प्रसाद द्विवेदी के आदर्श और मान्यताओं की फलश्रुति थी, तो ये वाली बात भी बिल्कुल इसकी सत्य है। मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म है बांदा में हुआ है, तो ये आपका सही नहीं है फिलहाल। और देखो अगला जो सही आंसर जाएगा, मैथिली शरण गुप्त की पहली कविता 1905 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सत्य है ये भी। और साथ ही साथ मैथिली शरण गुप्त के परिवार में शैव भक्ति की परंपरा थी, नहीं थी। मैथिली शरण गुप्त का काव्य मर्यादा और संयम की डोर से बना हुआ था, ऑप्शन सी ई, मतलब ए सी ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिनकी पहली कविता थी वो 1905 में आपकी सरस्वती में ही छपी थी। ठीक है, जो कि कौन सी कविता थी, हेमंत थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई? 1780, 1799, 1818, 1823। प्रेस पर क्या लगाई गई? सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1799 में। और 1799 में लगाई थी लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस नियंत्रण अधिनियम द्वारा क्या करा था? सभी समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगा दिए थे। ठीक है, जो कि 1818 में, याद रखना, सेंसरशिप को क्या कर लिया? समाप्त कर दिया था। ठीक है, और भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस कब लगी है? याद रखना 1556 में। और किसने लगाई थी? ये पुर्तगालियों ने। ठीक है, लगाई थी। और पहला समाचार पत्र कब आया था हमारे यहाँ पे? 1780 में। कब आया था? 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने शुरू किया था। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार है। काव्य कर्म देवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत है। काव्य सर्जन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है। अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है। डी बोल रहा है दैविक अनुकंपा के बिना कोई कवि नहीं हो सकता। ई में क्या बोल रहा है? कविता मनुष्य के भावों को उद्दीप्त नहीं करती। तो एक चीज तो, बट इसमें क्या बोल रहा है? काव्य सृजन की प्रक्रिया के संबंध में प्लेटो का विचार, ये भी याद रखना चाहिए हमें कि किसका विचार पूछ रहा है? प्लेटो का विचार पूछ रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए सी डी, मतलब ए सी और डी। तो हमारा क्या हो गया? बी हमारा गलत है और ई भी हमारा गलत है। और पहली बात तो कविता मनुष्य के भाव को उद्दीप्त नहीं करती, उद्दीप्त करती है, तो ये तो अपने पे ही गलत हो गया था। तो देखो तुम ऐसे भी पकड़ सकते थे, डी ए की ऑप्शन में बना हुआ था, तो वैसे भी ये ऑप्शन डी इसका राइट चला जाता। ठीक है, अगर हम प्लेटो के विचार से संबंधित मत देखते हैं तो कवि कर्म देवी शक्तियों से प्रेरित और अभिभूत है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है प्लेटो की। चाहे हम सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे पढ़ लो, या फिर आप दृष्टि पढ़ लो, या आप कोई सी बुक पढ़ते हो तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इसके बारे में। काव्य सर्जन की प्रक्रिया एक सुचिंतित कलात्मक प्रयास है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, अलौकिक शक्ति द्वारा अधिकृत कवि सृष्टा नहीं, उसका प्रवक्ता मात्र होता है, ये वाली बात भी बिल्कुल सत्य थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें आंसर पहले से टिक लग गया है। मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? और अल्फ्रेड एडलर का जो समय है 1870 से 1937 का था। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है, जन्म काल के अनुसार रचनाकारों को पहले के बाद क्रम से लगाइए। उदय शंकर भट्ट, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, राम नारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी। अब जब तक हमें इनका सन पता नहीं होगा तब तक हम कैसे कर सकते हैं? जैसे सियाराम शरण गुप्त की हम बात करते हैं, ये रहा, ये कब के हैं सियाराम शरण गुप्त? ये 1895 के थे, 1895 के सियाराम शरण गुप्त। उदय शंकर की बात करते हैं तो 1898 के हैं उदय शंकर भट्ट।
है ना। सोहनलाल द्विवेदी की हम बात करेंगे, कहाँ गए हमारे सोहनलाल द्विवेदी, 1906 में है ये, ठीक है। और हम बात करेंगे कि श्याम नारायण पांडे 1907 के हैं, श्याम नारायण पांडे। और रामधारी सिंह दिनकर कब के हैं, 1908 के हैं। तो बी हमारा लास्ट में होना चाहिए, देखो बी लास्ट में है और बी लास्ट में है, इससे पहले डी होना चाहिए, तो यहाँ पे ए दिया हुआ है, ये हमारा गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के अंदर पशुता बार बार प्रकट होती है और वह बार बार उसे नष्ट करने की कोशिश करता है, निम्न में से किस निबंध में यह भाव प्रकट किया गया है। देखते ही आपको समझ में आ चुका होगा इसका आंसर, उठ जाग मुसाफिर, सौंदर्य संस्कृति और सौंदर्य, नाखून क्यों बढ़ते हैं उत्तर फाल्गुनी के आसपास। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें ही ये बात आएगी आपकी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हजारी प्रसाद द्विवेदी का था ये, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, तो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही ये निबंध है, उसमें ही ये है। अगर हम इनके और निबंध की बात करते हैं तो काफ़ी सारे निबंध होंगे, जैसे कि अशोक के फूल है, कल्पलता है, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कूटज, है ना, आलोक पर्व बहुत फेमस है इनका। अगला प्रश्न देखते हैं, 66वां प्रश्न आ रहा है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसमें मनोभावों का मानवीयकरण किया गया है, बी इसमें कुल 6 अंक हैं, सी इसमें ब्रिटिश राज्य की निर्ममता एवं शोषण का चित्रण है, डी संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है। इसका प्रकाशन 1881 में हुआ है। नीचे दिए गए विकल्प में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको इसमें बताना है कि सही विकल्प क्या है। अब मुझे बताना क्या इसमें मनोभाव का मानवीकरण किया गया है, बिल्कुल सही किया गया है। इसमें कुल 6 अंक हैं, इसमें कुल 6 अंक हैं। इसमें ब्रिटिश राज्य की निर्ममता और शोषण का चित्रण है, बिल्कुल है। संवाद कथ्य को गति देने में सहायक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, सहायक है। इसका प्रकाशन वर्ष जो दिया हुआ है ये भी इसका गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो भारत दुर्दशा में अगर हम प्रकाशन वर्ष देखते हैं तो ये सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या है, 1880 है। अच्छा प्रश्न था, इजी प्रश्न था। अगला प्रश्न है, लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भाजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कुल जुगु ही दिखायो, मीराबाई विषयक छप्पई की उक्त पंक्तियां कहाँ से उद्धृत है। 84 वैष्णव की वार्ता, कविमाला, राग कल्प द्रुम और भक्तमाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाने वाला है, भक्तमाल। आप सभी को पता होगा कि भक्तमाल है ना, भक्तमाल में नाभादास की जो रचना में कई सारे कवि जो हैं उनके बारे में जिक्र भी किया गया है, उनके संबंध में उक्तियां भी आई हुई हैं, जो कि अग्रदास के शिष्य थे भक्तमाल, है ना, सॉरी नाभादास, आप सभी को पता होगा इस विषय में। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 84 वैष्णव की वार्ता किसने लिखी थी, गोकुलनाथ ने लिखी है। कविमाला तुलसी राम ने लिखी है, और राग कल्प द्रुम की अगर हम बात करते हैं कृष्णानंद व्यास ने लिखी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68वां प्रश्न आ रहा है हमारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन बताएं। इन्होंने, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, इन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया। बी इन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया। भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया। हमें सही कथन का चयन करना था इसमें, तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प हमारे काफ़ी दूर हैं, तो मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ इसकी क्या क्या इसमें सही बनने के चांसेस बन सकते हैं हमारे, ठीक है। देखो सबसे पहले, इन्होंने हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय एवं जनवादी तत्वों को प्रतिष्ठित किया था, बिल्कुल ये हमारा सत्य हो गया। उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने, भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, बिल्कुल सत्य बात है ये, है ना। भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया, बिल्कुल सही है। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य लेखन किया, तो ऐसा नहीं है, और चीजों में उन्होंने किया था, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता, एक चीज यहाँ पे, अगर काव्य की जगह अगर ये गद्य कर देते ना, गद्य, तो ये एकदम सही चले जाता, ठीक है, लेकिन काव्य आने से ये गलत हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखो इसका सी आंसर था, ए, सी और डी इसका राइट आंसर था।
मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैं देखो कितने लंबे विकल्प बने हैं। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के पंक्तियों का सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। बचपन में मेरे दादी जाते वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत विवहल होकर गाती। अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीवी ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी, और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जात सार गीती हल्की सी सिरहन पैदा कर जाती है। कैसे मंगलमय प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई है। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। विकल्प में सही का हमें चयन करना है। सही का नहीं बोलूँगा मैं, इसमें क्रम देखना है कि पहले कौन सी पंक्ति आई है, फिर कौन सी पंक्ति आई है, फिर कौन सी पंक्ति आई है। तो सबसे पहला इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट। इसका राइट आंसर है सी। अब देखो बी पहले में ये है, दूसरे में ये है, तीसरे में ये है और चौथे में ये है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस कहानी में मांगरोरी की व्यथा से सहानुभूति व्यक्त हुई है। दुनिया का अनमोल रतन, दुलाई वाली राही और कानू मांगना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राही, है ना। ये अच्छा प्रश्न है, बेसिक सा प्रश्न है, राही का है। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने ही राही कहानी लिखी है, जिसमें मांगरोरी मतलब मांग के खाने वाली जाति का उल्लेख उसने किया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया का सबसे अनमोल रतन आपने पढ़ा ही होगा, मुंशी प्रेमचंद। दुलाई वाली अपनी बंग महिला, कानूमा कंगना, राधिका रमण प्रसाद। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 71वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन मजदूरी और प्रेम संबंध के उप शीर्षक हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रश्न आया है इसमें, है ना, क्योंकि 8 शीर्षक थे इसके और ये 1-2 बार पूछा जा चुका है, तो इसको हल्के में बिल्कुल मत लेना। प्रेम की मजदूरी, मजदूर की मजबूती, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और जीवन। तो इसमें दिए गए सही उत्तर का चयन करना है हमने। तो सबसे पहले देखो बी को तो हमें कायदे से हटा ही देना चाहिए, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, सी और डी। ए, सी और डी। देखो मजदूरी और जीवन। तो सबसे पहले देखो 8 क्रम इसका हमेशा याद रखना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सबसे पहले तो हल चलाने का जीवन, दूसरे नंबर पे है गडरिये का जीवन, पहले हल वाले का जीवन, फिर गडरिये का जीवन, फिर है मजदूर की मजदूरी। ठीक है, तीसरे में क्या है, मजदूर की मजदूरी। चौथे नंबर पे है प्रेम मजदूरी। पांचवें में है मजदूरी और कला। क्या, मजदूरी और कला। छठे नंबर पे है मजदूरी और फकीरी। क्या है, मजदूरी और फकीरी। सातवें नंबर पे है समाज का पालन करने वाली दूध की धार। और 8वें नंबर पर है पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसको याद रखना। हल चलाने वाले का जीवन था, फिर गडरिये का जीवन था, फिर क्या था, मजदूर की मजदूरी। देखो मजदूर की मजदूरी और प्रेम मजदूरी दोनों को कॉमन बना लो। देखो मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी चौथे पे, मजदूरी और कला, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी, समाज का पालन करने वाली दूध की धार, 8 नंबर पे पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श। बहुत अच्छा है ये, इसको पढ़ भी लेना आप लोग, कई बार पूछा भी जाता है ये, है ना। सरदार सिंह के हैं ये, सरदार पूरण सिंह जो हैं। सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, इससे इसके अंदर ये तो तथ्य भी पूछे जाते हैं क्योंकि हमारी विधा में भी लगा हुआ है। 52वां प्रश्न आ रहा है, हवन उपन्यास निम्न में से किस कृति की है। उषा राजे सक्सेना, सुषमा बेदी, दिव्या माथुर, उषा प्रियमवदा। हवन उपन्यास
इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुषम बेदी का ये हवन उपन्यास है। कब का है ये मैं आपको बता देता हूँ, 1989 का ये उपन्यास है। इन्होंने एक और उपन्यास भी लिखा हुआ है जिसका नाम है लौटना। लौटना कब का है? 92 का। नवभूमि की रस कथा 2002, ठीक है। गाथा अमरवेल की 1999, ईतर 1999, मैंने नाता तोड़ा 2009। सुषमा बेदी का है ये, सुषुम बेदी का। पीछे जाके दोबारा सुन सकते हैं आप, इसको दोबारा पूछा जा सकता है ये सवाल। महात्मा गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में उपयुक्त कथन कौन से है? हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है। इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है। ऑप्शन सी, इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है। डी, इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है। ई, इसमें अंग्रेजी की शिक्षा को उपयोगी बताया गया है। तो इस प्रश्न में हमें क्या बताना है? सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर में आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए, क्या आपको लगता है कि अंग्रेजी शिक्षा को उपयोगी बताया जाएगा महात्मा गांधी जी द्वारा? बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा। तो ई को तो आप ऐसे ही कट कर लो। देखो ई और ई इन दोनों में से हो गया, इनको तो साइड वैसे ही कर लो। अब तुम्हारे पास बचा ऑप्शन ए बी डी, ए सी डी। अब हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा, हिंद स्वराज्य मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, बिल्कुल सत्य बात है ये, है ना। अब देखो दूसरी चीज़, देखो इसमें क्या इसमें भारत को विश्व शक्ति के रूप में देखने की अभिलाषा व्यक्त हुई है, या इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया? इन दो में से अगर तुम ऑप्शन चूज करना हो, इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है, ये वाली बात भी सत्य है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है, ऑप्शन डी। तो ए सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। कुछ चीजें तो आपको समझदारी से भी करनी चाहिए दोस्तों। परिशोर तन दग मम अग जुह सुरतान, अब इह मत विचार ये लरन मरन परवान। पृथ्वीराज रासो में यह किस पात्र का थन है? मतलब थन लिखा हुआ है, कथन है ये। चामंड राय, पृथ्वीराज चौहान, सामंत और रघुवंश राम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? पृथ्वीराज चौहान का ये कथन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आ रहा है हमारा 75वां। बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन। बिहारी ने सामंती प्रेम को अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया। अनुभाव और हावों की सुंदर योजना है। सी बोला क्रमगत पद विन्यास का विनियोग हुआ है। डी, भारतीय साहित्य में बिहारी जैसा काव्य दुर्लभ है। ई, उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं, क्रीड़ा मात्र है। तो बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन, ये थोड़ा सा अटपटा प्रश्न है और एकदम हमारा सही होने के चांसेस बहुत कम जाएंगे, क्योंकि वासुदेव को हमें बिहारी के संबंध में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम इसको सही करेंगे दोस्तों। तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या जा रहा है मैं आपको बताता हूँ। इसमें देखो बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है, बिल्कुल सही बात है। और अनुभाव और हावों की सुंदर योजना है, बिल्कुल गलत है। क्रमगत पद विन्यास का विनियोग हुआ है, बिल्कुल ये भी गलत दिया हुआ है। भारतीय साहित्य में बिहारी जैसा काव्य दुर्लभ है, अच्छा ये भी इनने नहीं बोला। वैसे बात सही जा रही है, लेकिन वासुदेव सिंह का कथन नहीं है ना ये। उनके लिए प्रेम जो है जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। तो ये वाला बात सही है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले 76वें प्रश्न की तरफ। इसमें आपको क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पात्र और कहानी, मालती, लक्ष्मा, लतिका और चंपिया। तो आप सभी को पता होगा लक्ष्मा किसमें है, कोसी की गठवार में होगी, आपको पता ही होना चाहिए, तो है ना। मालती, मिस मालती किसमें है? मिस मालती तो अब मुझे बताना, मालती जो है आपकी किसमें है? आपकी गैंग्रीन में है, रोज में। लतिया किसमें है? परिंदे में है। और चंपिया किसमें है? लाल पान की बेगम में है। तो इसके विकल्प देखो, ए का हमें चौथा देखना है, दूसरे का हमें तीसरा देखना है। पहले का चौथा, पहले का चौथा, ये रहा हमारा। दूसरे का तीसरा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत हैं। भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते, नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, प्रवाह जीवन सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, विधि निषेधों का पालन नहीं करते हैं। सही उत्तर का हमें चयन करना है। पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत हैं,
तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ देखो भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं जो पुष्टि मार्गी होते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। स्वर्ग प्राप्ति में विश्वास नहीं रखते, बिल्कुल गलत बात है ये, ठीक है। नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, बिल्कुल बना रहता है। और अगली चीज बोल रहा है प्रवाह जीवन सांसारिक सुखों में, सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं, बिल्कुल सत्य बात है। तो ए सी डी बोले तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुष्टि मार्गी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचारी थे। धूमिल की किस कविता में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी के रूप में बताई गई है? नक्सलवाड़ी, अकाल दर्शन, पटकथा और मोचीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चला जाएगा आपका? अकाल दर्शन में बताई गई है। एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। अब आ रहा है 79वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? कितना अच्छा प्रश्न है, कितना बेसिक प्रश्न है। देखो अवधी, मगधी, भोजपुरी और कन्नौजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चला जाएगा आपका? अवधी। अर्धमागधी में देखो पूर्वी हिंदी होती है, सभी को पता होगा पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी से क्या निकलती है? ए और बी और सी निकलती है। अवधी निकलती है, बघेली निकलती है और छत्तीसगढ़ी निकलती है। देखो मगही, मैथिली, भोजपुरी जो है वो बिहारी वाली लैंग्वेज में है। कन्नौजी, और कन्नौजी की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौजी किसमें? ये आपकी पूर्व इसमें पूर्वी पश्चिम हिंदी में जाता है। 80वां प्रश्न आ रहा है, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर ना देवता है ना पशु है एक अडिग जड़ता। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? सुचरिता, महामाया, भट्टनी, न्यूउनिया। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चला जाएगा आपका? ये बोला गया है न्यूउनिया द्वारा बोला गया है, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा से ये बात न्यूउनिया ने बोली थी। और बाण भट्ट उपन्यास लिखा किसने है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देवकीनंदन खत्री द्वारा रचित निम्न उपन्यासों को, 81वां प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, चंद्रकांता, वीरेंद्र वीर और नरेंद्र मोहिनी। भूतनाथ तो बहुत बाद में लिखा था उसने, इतना अगर तुम पकड़ लोगे तो बात ही अच्छी रहे तुम्हारे लिए, है ना। तो भूतनाथ कब कथा में तुम ऐसे आया? देखो 1907 में आया था ये। और वीरेंद्र वीर की अगर हम बात करते हैं तो ये 1895 का है। कब का है ये? 1895 का है। नरेंद्र मोहिनी की बात करते हैं तो 1893 का है, ठीक है। और अगर हम चंद्रकांता संतति और चंद्रकांता की बात करते हैं तो चंद्रकांता जो है वो तो 1888 का था, और चंद्रकांता संतति जो है वो 1896 का था, ठीक है। तो अब इसको क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना चाहिए, देखो 1888 में बोले तो चंद्रकांता, सी वाला विकल्प देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सी बना हुआ है और यहाँ पे भी सी बना हुआ है, तो इन दो में ही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन ए। सी के बाद देखो ई में आ जाएंगे 93, फिर देखो डी आ जाएगा 95, फिर आ जाएगा यहाँ पे ए देखो 96 और बी आ जाएगा 1907। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। मैला आंचल, कांसी का 80, सूखा बरगद, बाण भट्ट की आत्मकथा और आपका बंटी। अगर आपको उनका प्रकाशन वर्ष याद है तो आप एकदम कर लेंगे कि बाण भट्ट का जो मैला आंचल की बात करते हैं, देखो सबसे पहले 1954, यहाँ पे मैला आंचल है तो ये 1954 का था। हम काशी के 80 की बात करते हैं तो काशी का 80 कब का है? 2002 का है। सूखा बरगद की अगर हम बात करते हैं तो सूखा बरगद कब लिखा गया? ये 1986 में लिखा गया था, 1986 में लिखा था सूखा बरगद। और हम बात करते हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, ये तो 1946 का था भैया, 1946 का है। और आपका बंटी जो है वो 1971 का है। कब का है? 1971 का था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखो सबसे पहले डी को देख लेंगे, बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 सबसे पहले। फिर ए पे देखो मैला आंचल 1954 की बात कर रहा है। फिर देखो ई की बात करते हैं तो ई में देखो 1971 की बात कर रहा है। सी की देखते हैं तो 1986 की बात कर रहा है। और बी में देखते हैं तो 2002 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं समय शायद नहीं ज़्यादा तो नहीं लिया है, बट मैं समझा भी रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। यह नाटक इस अर्थ में समकालीन नाटक है कि यह किसी भी समय के अन्याय, अनाचार, भ्रष्टाचार, विवेक शून्यता और मनमाने पर रोशनी डालता है। इस प्रहसन के में व्यंग के माध्यम से जो कुछ भी कहा गया
है उतना अधिक कहने की गुंजाइश भी है। अंधेर नगरी के संबंध में यह कथन किसका है? सत्यप्रकाश मिश्र, गिरीश रस्तोगी, जयनाथ नलिन और दशरथ ओझा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या चले जाएगा आपका? सत्यप्रकाश मिश्र ने बात बोल दी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 84। नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में यह कथन कौन सा पात्र कहता है? सनीचर कहाँ से बोलेगा ऐसी चीजें? सनीचर, खन्ना मास्टर, रमाधीन और रंगनाथ। ठीक है। तो इस प्रश्न में यह कथन जो है देखा जाए तो इसमें जो चारों विकल्प दिए हैं इनमें वो आंसर ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। यह कथन था गयादीन का। किसका था? गयादीन का। मैं आपको बता देता हूँ, गयादीन ने यह कथन बोला था। अब देखो ये ऐसे दिया हुआ है कि ये काव्य की पंक्तियां हैं और पंक्ति और कविता के साथ में जोड़ना है। जली ठोंठ पर बैठ कर गई कोकिला कूक की हम बात करते हैं तो ये बोले गई है शासन की बंदूक, जो कि नागार्जुन ने लिखी है, उसकी बात है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यह दीप अकेला में, ये जो अज्ञे की है उसमें की ये पंक्ति है। धसो इनमें छर नहीं, मौत का यह घर नहीं। ये जो पंक्ति बोली है सतपुड़ा के जंगल में, ये बात आती है, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र की ये कविता थी। भूख कौन उपजाता है, अकाल दर्शन से बात आई है, जो कि धूमिल ने ये बात बोली थी। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जगुड़ी की है? इस यात्रा में दीवार पर खून से, भय भी शक्ति देता है, रंग खतरे में है, नाटक जारी है। तो तुम्हें देखते ही पता चल चुका होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ACE ये है। तो तुम्हें पता लग जाना चाहिए कि ये दोनों किसके हैं, है ना। तो अगर हम दीवारों पर खून से देखें तो ये लीलाधर जगुड़ी की तो है ही नहीं, रंग खतरे में है ये भी नहीं है। तो ये किसकी थी? कुमार विकल। जो रंग खतरे में है ये कुमार विकल के काव्य संग्रह हैं। किसके हैं? कुमार विकल के काव्य संग्रह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 87वां प्रश्न देखते हैं, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूं। निम्नलिखित में रामदरस मिश्र के निबंध है। नेता और अभिनेता, कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, बतरस और घर परिवेश। कितने बजे हैं रामदरस मिश्र का निबंध? ये थोड़ा अटपटा लग रहा है सुनने में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है? देखो निबंध, इसमें देखो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। 87वां प्रश्न। तो रामदरस मिश्र के निबंध देखो, ऑप्शन बी कितने बजे हैं, बबूल और कैक्टस, तीसरे में देखो घर परिवेश। तो BCE, तो ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। चौथे नंबर पे छोटे छोटे सुखबीन ने लिखा हुआ है और नया चौराहा भी इनका ही है। जबकि नेता और अभिनेता की अगर हम बात करते हैं तो बरसाने लाल चतुर्वेदी ने लिखा है, और बतरस निबंध जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अमृत राय ने। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 87 आ रही है। तो मिलान करना है निबंध संग्रह से। भारतेंदु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट और अध्यापक पूर्ण सिंह। अब सबसे पहले देखो भारतेंदु की हम बात करते हैं तो भारतेंदु ने बादशाह दर्पण लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो है विचार प्रवाह है। बालकृष्ण भट्ट की हम बात करते हैं तो राजभक्ति और देशभक्ति है। और अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिया आचरण की सभ्यता। तो ए का डी देखोते हैं सबसे पहले। ए का ये देखो, ये दोनों दो कट हो चुके हैं। और हजारी प्रसाद देखो बी का फर्स्ट इसमें भी दिया हुआ है। सी का सेकंड देखो, सी का सेकंड, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेखर मनोवैज्ञानिक प्रयोग का पुतला है। जीवन के अनुभव और आस्थाएं वहां स्थान ही नहीं पाती। शेखर एक जीवनी के बारे में यह कथन निम्नलिखित में से किस आलोचक का है? नंद दुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, रामदरस मिश्र। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी ने शेखर एक जीवनी के संबंध में ये आलोचना में बोला था।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 90। निम्नलिखित में से किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा, यह सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। एटकिंस, गिलबर्ट, स्कॉट जेम्स, बूचर। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग बताएंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, बूचर ने ये बात बोली थी कि अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा था, यह सादृश्य विधान या मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं है, यह बोला था बूचर ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत के संबंध में। तो दोस्तों अब आता हमारा, ये सारे जो 90 से ऊपर के प्रश्न थे ये थे गद्य वाले जो मैंने नहीं लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो में लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।